नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। और किसी भी कानून की जो पहली कुछ धाराएं होती हैं वो उसकी नींव होती हैं, है ना? बिल्कुल, वो तय करती हैं कि कानून किस पर लागू होगा, उसकी भाषा क्या होगी और न्याय का मतलब क्या होगा। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है जो इस नए कानून की शुरुआती थोड़ी जटिल लगने वाली धाराओं को याद करने के लिए कुछ अनोखी और मजेदार तरकीबें बताता है। हाँ, और ये तरकीबें सिर्फ रटने के लिए नहीं हैं, वो असल में कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद करती हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ बीएनएस की पहली 15 धाराओं को समझना नहीं है, बल्कि उस नींव की ईंटों को एक-एक कर देखना और उन्हें याद रखने के तरीकों को परखना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहली ईंट, धारा 1, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। इसकी ट्रिक तो बहुत सीधी है। हाँ, किसी भी चीज का प्रारंभ हमेशा एक से होता है। ये तो आसान है, पर इसका दायरा कितना बड़ा है? क्या ये सिर्फ भारत तक ही सीमित है? नहीं, इसका दायरा बहुत व्यापक है। जैसा आपने कहा, ये 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ और भारत के अंदर अपराध करने वाले हर व्यक्ति पर लागू होता है। हर व्यक्ति पर? मतलब चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो? बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। अगर कोई व्यक्ति देश के बाहर से, मान लीजिए, भारत में कोई साइबर अपराध करता है, तो उसे भी बीएनएस के तहत ही दंडित किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये कानून सीमाओं के पार भी अपनी पकड़ रखता है। सही पकड़ा। तो क्या इसमें कुछ अपवाद नहीं है? मतलब कोई ऐसा है जिस पर ये लागू नहीं होता? हाँ, बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कुछ लोगों को छूट मिलती है, जैसे भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर, ठीक है। विदेशी सरकार के प्रमुख, राजदूत और यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि, इन पर ये लागू नहीं होता। समझ गया। तो नींव की पहली ईंट तो ये हुई कि कानून कहाँ और किस पर लागू होगा। अब बात करते हैं भाषा की। धारा 2, परिभाषाएं। हाँ। इसकी ट्रिक थोड़ी हटके हैं। परिभाषा को पराये की भाषा से जोड़ना। पराया मतलब दूसरा और दूसरा मतलब दो। हाँ, ये काफी रचनात्मक है ना? लेकिन परिभाषाओं को एक जगह इकट्ठा करने का क्या महत्व है? ये आईपीसी के मुकाबले एक बहुत बहुत बड़ा और जरूरी सुधार है। अच्छा। देखिए, पुराने कानून में परिभाषाएं पूरे कोड में बिखरी हुई थीं। उन्हें ढूंढना वकीलों और छात्रों के लिए एक चुनौती थी। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। अब बीएनएस में सभी परिभाषाओं को धारा 2 के सब सेक्शंस में एक साथ रख दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अंग्रेजी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। अरे वाह! जैसे एक्ट, एनिमल, चाइल्ड, कोर्ट, डेथ। इस तरह इससे कानून की भाषा में एकरूपता और स्पष्टता आती है। तो ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि भ्रम को खत्म करने के लिए भी है। बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। ठीक है। तो परिभाषाओं के बाद आती है धारा 3, साधारण स्पष्टीकरण और पद। इसकी ट्रिक में ध्वनि का खेल है। स्पष्टीकरण में ट्री की आवाज और ट्री से 3 यानी 3। हाँ, या पद को पेड़ से जोड़ लें। पेड़ मतलब ट्री यानी 3। ये भी अच्छा है और इसका काम भी उतना ही सीधा है। ये धारा कानून में इस्तेमाल होने वाले आम शब्दों जैसे पुरुष, स्त्री, सरकार, इन सब को स्पष्ट करती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां से मामला और दिलचस्प होता है। धारा 4, दंड के बारे में। ट्रिक, दंड को डंडा से जोड़ें और डंडा लेके चलते हैं चरवाहे, चरवाहा से 4। लेकिन इस नए कानून में दंड के प्रकार क्या हैं? कुछ नया जोड़ा गया है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। बीएनएस में 6 तरह के दंड हैं। 6? हाँ, पहले 5 तो पारंपरिक हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, फिर कारावास, जिसके 2 प्रकार हैं, कठिन और सादा। जिसमें मेहनत करवाते हैं और जिसमें नहीं। बिल्कुल। फिर संपत्ति का संपहरण यानी जब्त करना और जुर्माना। लेकिन छठा प्रावधान एक बड़ा वैचारिक बदलाव है, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा मतलब कम्युनिटी सर्विस? ये अब दंड का एक प्रकार है। जी हाँ। इसका मतलब है कि कानून अब सिर्फ सजा देने पर नहीं, बल्कि अपराधी को सुधार कर समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने पर भी ध्यान दे रहा है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे मान लीजिए कोई छोटे-मोटे अपराध का दोषी है, तो अदालत उसे जेल भेजने के बजाय किसी पार्क की सफाई करने या ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम दे सकती है। ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच है ना? तो ये 6 तरह के दंड है। लेकिन क्या अदालत एक बार जो सजा दे दे उसे बदला जा सकता है? बिल्कुल। और यहीं पर धारा 5 की भूमिका आती है।
मृत्युदंडादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण, यानी सजा कम करना। और इसकी ट्रिक भी मजेदार है। लघुकरण मतलब छोटा करना। किसी चीज को छोटा करने के लिए उसे पिचका देते हैं, और पिचकाना से 5। सही। और क्या सरकार ऐसा अपनी मर्जी से कर सकती है, अपराधी की सहमति के बिना? हाँ, यही इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सरकार अपराधी की सहमति के बिना भी सजा कम कर सकती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। आजीवन कारावास को कम करके 14 वर्ष से कम नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक संतुलन बनाया गया है। जी। अब दंड की बात चली रही है तो सजा की गिनती कैसे होती है? धारा 6, दंडावधियों के भिन्ने यानी सजा के अंश। इसकी ट्रिक दंड के प्रकारों से जुड़ी है। भिन्न यानी प्रकार। और दंड के 6 प्रकार होते हैं। इसलिए धारा 6, ये तो सीधा है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका व्यवहारिक मतलब ये है कि अगर किसी कानून में लिखा है कि अपराधी को आजीवन कारावास की आधी सजा मिलेगी, तो उसका हिसाब कैसे होगा? हाँ, ये तो सवाल है। तो ये धारा स्पष्ट करती है कि ऐसी गणना के लिए आजीवन कारावास को 20 वर्ष के बराबर माना जाएगा। तो आधी सजा का मतलब हुआ 10 वर्ष का कारावास। बहुत साफ। इससे गिनती करना आसान हो जाता है। अब इससे जुड़ा अगला सवाल, कारावास कैसा होगा? धारा 7, कारावास का कठिन या सादा होना। इसकी ट्रिक है, सादा शब्द साता जैसा लगता है, जिससे साथ याद आता है। हाँ, और ये धारा अदालतों को लचीलापन देती है। मतलब वो तय कर सकती है कि सजा पूरी तरह से कठिन होगी या पूरी तरह से सादा, या फिर उसका कुछ हिस्सा कठिन और कुछ सादा होगा। अच्छा, ये अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा? बिल्कुल, और अपराधी के व्यवहार पर भी। और अगर सजा जुर्माने की हो, धारा 8, जुर्माने की रकम। ट्रिक, जुर्माना में जोड़ना छिपा है, और जोड़ने से हाथ जोड़ना याद आता है। हाथ से 8। ये भी अच्छा है। इस धारा का सार ये है कि ये जुर्माना न चुकाने की स्थिति में क्या होगा, ये तय करती है। यहां तक तो नींव के हिस्से सीधे थे, लेकिन अब मामला थोड़ा पेचीदा होता है। धारा 9, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड। हाँ, ये थोड़ा समझने वाला है। इसकी ट्रिक है कि जब कई अपराधों से मिलकर एक नया अपराध बनता है, तो नया यानी न्यू और न्यू से 9। पर इसका असली मतलब थोड़ा उलझा हुआ लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक ही झटके में कई गलतियां कर दे तो उसे छूट मिल जाती है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसे उदाहरणों से समझते हैं। हाँ, प्लीज। पहला उदाहरण, अगर कोई गुस्से में आके किसी को 50 डंडे मारता है, तो उसे 50 अलग-अलग अपराधों की सजा नहीं मिलेगी। नहीं, इसे एक ही कृत्य माना जाएगा और एक मुश्त सजा दी जाएगी। यहाँ आपकी बात सही है, उसे एक तरह से छूट मिलती है। अच्छा। लेकिन दूसरा उदाहरण देखिए, अगर कोई किसी को मार रहा है और बीच बचाव करने कोई दोस्त आ जाए और उसे भी चोट लग जाए, तो यहाँ 2 अपराधों के लिए दंड लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इरादा तो पहले व्यक्ति को मारने का था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी एक अलग कृत्य से चोट पहुंची, तो यहाँ 2 अलग-अलग अपराध गिने जाएंगे। ये धारा कृत्य और इरादे के बीच के इस बारीक फर्क को स्पष्ट करती है। अच्छा, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हो अगर ये साफ ही ना हो कि अपराध कौन सा हुआ है? धारा 10 इसी बारे में है, जब संदेह हो कि कई अपराधों में से कौन सा किया गया है। इसकी ट्रिक के लिए दोषी शब्द पर ध्यान दें। दोषी से 10। ये एक बहुत ही न्यायपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है, जिसे हम संदेह का लाभ कहते हैं। अच्छा, बेनिफिट ऑफ डाउट। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति पर चोरी और लूट दोनों का आरोप है, लेकिन सबूतों से ये साफ नहीं हो पा रहा कि उसने असल में क्या किया है, तो उसे उस अपराध की सजा दी जाएगी जिसमें सबसे कम दंड है। यानी चोरी की सजा मिलेगी, लूट की नहीं। सही। ये सुनिश्चित करता है कि किसी को उसके किए से ज्यादा सजा ना मिले। अब एक बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं। धारा 11, एकांत परिरोध यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जी। इसकी ट्रिक है, एकांत यानी एक और एक और एक और एक मिलकर बनते हैं 11। लेकिन ये सजा जितनी सुनने में गंभीर लगती है, क्या उतनी ही बेरहम है, या इस पर भी कुछ सीमाएं हैं? इस पर बहुत सख्त सीमाएं हैं, क्योंकि ये मानवाधिकारों से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। जैसे? पहली शर्त, ये सजा केवल कठोर कारावास में ही दी जा सकती है, सादे कारावास में नहीं। दूसरी, इसकी अवधि तय है। अगर कुल सजा 6 महीने से कम है, तो एकांत परिरोध 1 महीने से ज्यादा नहीं होगा। और अगर ज्यादा हो तो? 6 महीने से 1 साल की सजा पर 2 महीने से ज्यादा नहीं,
और 1 साल से ज्यादा की सजा पर अधिकतम 3 महीने। तो एकांत परिरोध की भी एक सीमा है और इसी से सटी हुई है धारा 12 एकांत परिरोध की अवधि। इसकी ट्रिक पिछली धारा से जुड़ती है। 1-1 यानी 11 का अंत तब होता है जब 1-2 यानी 12 आ जाता है। तो ये धारा उसकी प्रक्रिया बताती है। बिल्कुल। और यहाँ नियम और भी ज्यादा सख्त है। एकांत परिरोध एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। सिर्फ 14 दिन? हाँ, और 14 दिन के बाद कम से कम 14 दिन का अंतराल देना ही होगा। और अगर सजा 3 महीने से ज्यादा है तो किसी भी एक महीने में 7 दिन से ज्यादा एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता। ये तो बहुत ही बारीकी से नियम बनाए गए हैं। हाँ, ये कैदी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। अगला है धारा 13, पूर्ण दोषशुद्धि के पश्चात वर्धित दंड। जी, यानी जो बार बार अपराध करे उसके लिए सजा का बढ़ना। जी, आदतन अपराधियों के लिए। इसकी ट्रिक थोड़ी कल्पना मांगती है। दोष सिद्धि को 10 सीढ़ी से जोड़ते हैं। जी, 10 सीढ़ी चढ़कर हम टेरेस पर पहुंचते हैं और टेरेस से 13। हाँ, ये थोड़ी खिंचतान वाली है तो लेकिन काम कर जाती है। तो इसका मतलब है कि जो आदतन अपराधी हैं उनके लिए सजा बढ़ जाएगी। हाँ, ये धारा समाज की सुरक्षा के लिए है। जी, अगर कोई व्यक्ति चोरी या लूट जैसा गंभीर अपराध करने के बाद जेल से छूटता है और फिर से वही अपराध करता है तो ये धारा उसकी सजा बढ़ाने का प्रावधान करती है, ताकि अपराध की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। बिल्कुल। अब हम उन धाराओं पर आते हैं जो उन लोगों को सुरक्षा देती हैं जो कानून का पालन कर रहे हैं। धारा 14, विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसकी ट्रिक है कि जब कोई व्यक्ति ये मानकर काम करता है कि वो कानून के अनुसार सही है तो वो चौड़ा होकर काम करता है। चौड़ा से 14। इसे उदाहरणों से समझना सबसे आसान है। बताइए। पहला, एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है। कानून के तहत वह अपने अधिकारी का आदेश मानने के लिए बाध्य है, इसलिए वह अपराधी नहीं माना जाएगा, भले ही उसके काम से किसी की जान चली जाए। जी। दूसरा, एक पुलिस अधिकारी को अदालत से राम नाम के व्यक्ति को पकड़ने का आदेश मिलता है। वह पूरी जांच पड़ताल करता है और सद्भावना से श्याम को राम समझकर पकड़ लेता है। यहाँ भी वह दोषी नहीं है, क्योंकि उसने नेक नियति से काम किया। बिल्कुल, और यह विश्वास करते हुए कि वह कानून का पालन कर रहा है। ये एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है, लेकिन सोचिए इसकी सीमा कहाँ तय होनी चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अदालतों में इस पर लगातार बहस होती है। सद्भावना और उचित सावधानी जैसे शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अब हमारी आज की चर्चा की अंतिम धारा, धारा 15, न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश के कार्य। इसकी ट्रिक भी मजेदार है। न्यायिकता शब्द नाविकता जैसा लगता है। नाव पानी में चलती है और पानी से 15 की ध्वनि आती है। यह धारा लोकतंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। कैसे? ये न्यायाधीशों को उनके न्यायिक कर्तव्यों का पालन करते समय किए गए कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा देती है, ताकि वो बिना किसी डर या पक्षपात के अपना काम कर सके। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता की नींव की पहली 15 ईंटों को न सिर्फ देखा बल्कि उन्हें याद रखने के कुछ दिलचस्प तरीके भी सीखे। और ये वाकई कानून को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार जोड़ने जैसा है कि इस तरह की याद करने की तरकीबें सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है। ये कानून जैसे जटिल और इंटिमिडेटिंग लगने वाले विषय को आम लोगों के लिए सुलभ बना सकती हैं। ये ज्ञान और जनता के बीच की खाई को पाटने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बहुत सही कहा आपने। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। जी। और जाते जाते श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये तरकीबें यह याद रखने में मदद करती हैं कि कानून क्या है, लेकिन जब न्यायाधीश और वकील इन्हीं धाराओं की व्याख्या करते हैं और उन्हें असल जिंदगी के उलझे हुए मामलों में लागू करते हैं तो व्यवहार में उनका अर्थ कैसे बदल सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।